आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कैनबिस या मैरिजुआना, बहुत आम भाषा में कहें तो भांग या गांजा, भारत में फिलहाल मुख्य रूप से इसकी खरीद बिक्री पर बैन है और सरकार इसे बहुत सख्ती से कंट्रोल करती है। लेकिन क्या अब इस नियम में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? क्या आने वाले समय में भारत सरकार गांजा को लीगलाइज कर सकती है? आखिर ये चर्चा क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में यूएन ने गांजा को खतरनाक मादक पदार्थों की लिस्ट से हटा दिया है और जिन देशों ने इसके पक्ष में वोट किया उसमें भारत भी शामिल है। यूएन में जो फैसला लिया गया उसके क्या मायने हैं? क्या भारत उसी राह पर आगे बढ़ेगा जैसा कि हमने यूएन में देखा? और देश में इसे लेकर मौजूदा कानून क्या है? नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर पॉडकास्ट, जहां आज बात करेंगे कैनबिस, मैरिजुआना, भांग या गांजा इस पर, क्योंकि यूएन ने गांजे को खतरनाक ड्रग्स की लिस्ट से बाहर कर दिया है और भारत ने इसके पक्ष में वोट किया है। प्रभास दत्ता हैं हमारे साथ। स्वागत है प्रभास जी। शुक्रिया ऋतुराज। प्रभास जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो यूएन में फैसला लिया गया है, जो वोटिंग हुई है, उसके क्या मायने हैं? देखिए, ये जो फैसला हुआ है ये एक शेड्यूल 4 है। 1966 का एक कन्वेंशन है यूएन का नारकोटिक ड्रग्स पे। उसके शेड्यूल 4 में जो ड्रग्स हैं, जो सब्सटेंसेस लिस्ट होते हैं, उसका मतलब होता है कि वो हजार्डस है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो उन ड्रग्स के इस्तेमाल पर कंट्रोल होना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। ये एक कन्वेंशन है जो कहता है। अब ये इस कन्वेंशन के जो मेंबर्स हैं कुल 53 है, 53, भारत उनमें से एक है। तो इन मेंबर देशों के लिए मजबूरी हो जाती है कि अपने देशों में इस तरह के कानून बनाए जो कन्वेंशन को लागू कर सके। तो भारत इसका सिग्नेटरी है और 1966 में जब ये अडॉप्ट किया गया तब उसके बाद से भारत ने अपने यहाँ इसको धीरे धीरे बैन करना शुरू किया और 1985 के कानून से पूरा बैन कर दिया। अब इसको हटा लिया गया है कैनबिस फैमिली के जो प्लांट्स हैं, उन सबको कैनबिस फैमिली के प्लांट मतलब ये सारे हो गए हेम्प या उससे जो उनके पत्तों से निकलने वाले वीड या मैरिजुआना या पॉट, जिसको लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं, या वीड भी जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो उन सबको डेंजरस टू हेल्थ इस वाले कैटेगरी से बाहर निकाल लिया गया। इनको रिक्लासिफाई किया जा रहा है कि इनको मेडिकल और रिक्रिएशनल पर्पसेज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। भारत में या दुनिया के कई सारे पुरानी जो सभ्यताएं हैं वहाँ इसका दोनों तरह से इस्तेमाल होता रहा है। जो लिटरेरी सबूत हैं मिले हैं वो पुराने इजिप्ट से, प्राचीन मिस्र से मिला है, प्राचीन चीन से मिला है, प्राचीन भारत से मिला है, और जो मध्य पूर्व एशिया का जो इलाका है वहां से भी इसके सबूत मिलते हैं कि उस वक्त लोग मेडिकल वैल्यूज के लिए और मनोरंजन के लिए, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैनबिस की बात कर रहे हैं तो इसे लेकर ना बहुत कंफ्यूजन रहता है, लीगल है, इलीगल है, कितना लीगल है, कितना इलीगल है। जरा इस बारे में भी समझाएं कि इसे लेकर जो मौजूदा नियम है, कानून है, वो क्या है और उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों दिखता है, क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन नजर आता है? देखिए, भारत में अगर आप सीधे तौर पर देखेंगे, एक वाक्य में कहना हो तो कहेंगे कैनबिस भारत में इल्लीगल है। ये ब्रॉडर पिक्चर है। जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट है 1985 का, एनडीपीएस एक्ट, वो कैनबिस एक जेनरिक नेम की तरह उसका इस्तेमाल करता है और वो पूरी फैमिली जो है इसके तहत जितने प्लांट्स है उन सारे प्लांट्स पे ये कानून लागू होता है। लेकिन इसमें कुछ छूट है। जैसे वो कहता है कि अगर इसके पत्तों से कोई चीज बनी हो जिसमें जैसे भांग है, तो भांग का जब तक ये गांजा जैसे या फ्रूट या फ्लावर से उसमें मिक्स उसको नहीं किया गया है तब तक वो लीगल है, तब तक आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसलिए भांग पीने वालों पर होली में या दूसरे फेस्टिवल में उस पे सजा नहीं होती, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जैसे मजेदार बात है, उत्तराखंड में खासकर या पूरे हिमालयन बेल्ट में
देखेंगे तो वहाँ एक चटनी बनाई जाती है। अगर आप किसी पारंपरिक पहाड़ी गढ़वाली कुमाऊनी परिवार में जाएं तो वहाँ आपको चटनी अमूमन मिलेगी, जो भांग के सीड से, उसके बीज से बनाई जाती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ये वो पारंपरिक भोजन में है, उनके क्विज़ीन का हिस्सा है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी तब होती है अगर उसकी फ्लावर से या उसके फ्रूट से कुछ बनाया जाता है और जिसका गांजा की तरह या मारिजुआना की तरह या जो नॉन लीफ ड्रिवन ऑयल है, हशीश ऑयल, उसका इस्तेमाल हो, वो बनाया जाए। उसके इस्तेमाल, उसकी बिक्री, उसके सेल और उसके कंजम्पशन पर भारत में नजर रखी जाती है। वो अभी भी है। अभी ये कानून जो यूएन में जो फैसला हुआ है, बड़ा क्लोज फैसला था। 26, 27 और 25 का फैसला था। एक मेंबर एब्सेंट रहा था। भारत ने इसको डेंजरस सब्सटेंसेस लिस्ट से हटाने के लिए वोट किया यूएस के साथ, जबकि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने इसको बनाए रखने के लिए वोट किया था, जिसमें उनकी माइनॉरिटी वोटिंग रही, तो वो उनकी बात नहीं मानी गई और यूएन ने इसको सक्सेसफुली डिसाइड किया कि हम हटाएंगे इस लिस्ट से। ठीक है। थोड़ा इतिहास भी समझना चाहेंगे कैनबिस का। जो रेगुलेशन है इंडिया में, उसका इतिहास क्या रहा है? देखिए, भारत में जो इसको रेगुलेट करने का इतिहास बिल्कुल नया है। पुराने समय में जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि प्राचीन मिस्र में या प्राचीन चीन में या भारत के प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी आप गांव में खासकर देखेंगे कि लोग भगवान शिव को उनको जोड़ते हैं भांग पीने की परंपरा से, जो कैनबिस फैमिली के ही एक प्लांट से निकाला जाता है। तो ये एक पुराना एसोसिएशन रहा है भारत में, जिसको देवताओं का भी पेय पदार्थ माना गया। ऋग्वेद में एक सोमरस का जिक्र है। कई जो इतिहासकार हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास पर काम करते हैं, उनमें से कई लोगों का यह भी मानना है कि ये जो सोमरस है, जिसको लेके कोई स्पष्टता अभी तक नहीं है, वो एक्चुअली में कैनबिस फैमिली का ही एक प्लांट था, जिसे खास रेसिपी के तहत तैयार किया जाता था और जिसे देवताओं का माना गया कि वो उनका पेय पदार्थ है, सोमरस है, जो अमरता प्रदान करता है। लेकिन जब बाद के वर्षों में खासकर जब अंग्रेज यहाँ आए, तब से इसके ऊपर नजर पड़ी। उसके पहले जो गवर्नमेंट की नजर थी वो इस पे उस लिहाज से, उस तरीके से नहीं थी कि उससे फायदा लें या उसको रेगुलेट करें। उसके पहले ये सामाजिक स्तर पे या व्यक्ति के स्तर पे वो चलता था। लोग इसका इस्तेमाल करते थे, जैसे चावल दाल है या कुछ और दूसरे कुछ पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल, मसाले हैं, उस तरह से इसका इस्तेमाल लोग करते थे। ब्रिटिश लोगों ने देखा कि भारत में इसको लेकर एक मनोरंजन में ये बड़ा अहम हिस्सा है इसका। लोग इसको रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, तो उस पर टैक्स लगाने की पहल हुई। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लॉ भी पास हुआ और उसके बाद से इसको टैक्स किया गया। हालांकि ब्रिटिश के रहते हुए ये रेगुलेट नहीं हुआ था। भारत में रेगुलेशन 1961 के कन्वेंशन के बाद ही शुरू हुआ और पहले कानून बना, फिर बाद में दूसरा कानून आया जो एनडीपीएस एक्ट का अभी भी है, और इसमें इस पर बहुत पाबंदी लगाई गई, वो कन्वेंशन के अकॉर्डेंस में जाते हुए। तो ये अभी तक का इसका रेगुलेशन का सफर है जो बहुत नया है भारत में। पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पेय पदार्थों पर, या जिसको लोग नशा कहते हैं, और आज प्रोहिबिशन का जो जितना जोर है, ये पुराने भारत में नहीं था। लोग थोड़ी छूट देते थे जीवन को, सरकारें छूट देती थी, राजा महाराजा छूट देते थे, और इसको ज्यादातर रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इतिहास रहा है भारत में कैनबिस के रेगुलेशन का, वो आपने समझाया। अंत में एक सवाल और है कि यूएन में वोटिंग हुई, फैसला ले लिया गया है, वहां पे क्या फैसला हुआ ये आपने बता दिया, हमने इसका जिक्र किया, इसे समझा। यहाँ से आगे क्या? देखिए, अब आप ये सोचें कि इमीडिएटली भारत उस कानून में बदलाव कर देगा, ये
इतनी जल्दी नहीं हो रहा है। दुनिया के, भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी जिन्होंने वोट किया है और जो इसके मेंबर हैं, वो इमीडिएटली नहीं ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिससे कि ये आम सुलभ हो जाएगा। लेकिन एक एक तरफ पहल होगी कि इस पर से वो पाबंदी हटाई जाए। फिर भी एक रेगुलेशन रहेगा, वो रेगुलेशन ऐसा होगा जो कि लोगों को इसके एडिक्शन से रोकने में वो कानून कारगर हो। क्योंकि अगर पूरी तरह से लिफ्ट कर लिया जाए रेगुलेशन, पूरी तरह से रेगुलेट करने के बाद, तो उसका भी एक दुष्प्रभाव होता है जो सरकारों के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कई बार मुश्किलें खड़ी कर देता है। लेकिन इसके सेल एंड परचेज को लेके ढील दी जाएगी। कंजम्पशन, रिक्रिएशनल कंजम्पशन की हो सकता है शायद कोई एक लिमिट तय की जाए कितनी मात्रा में कोई खरीद सकता है, जो दुकानें हैं वहां से या कहाँ किसी जगह से, और उसको कंजम्पशन का एक लेवल हो कि बॉडी में किस लेवल तक, जैसे अल्कोहल को लेकर है कि आप ब्रेथ एनालाइजर से वो टेस्ट करते हैं और फिर आप तय करते हैं कि ड्राइव करने की स्थिति में है या नहीं। भारत में तो खैर ये बहुत कंजर्वेटिव है, लेकिन बाहर के देशों में ब्रेथ एनालाइजर का एक लिमिट है कि किस लिमिट के बाद उनको नहीं अलाउ किया जा सकता है और कहाँ तक वो अलाउ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत देखने को मिलेगी हमें आने वाले दिनों में, जब भारत में कैनबिस, भांग, मारिजुआना या इस तरह के जो अभी तक प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज हैं, उनका इस्तेमाल लोगों के बीच आएगा। इसका फायदा ये होगा कि अभी जो उसकी स्मगलिंग होती है और उसकी कालाबाजारी है, फिर एक पूरा नेटवर्क है जो अंडर वर्ल्ड में चलता है और जिसका इस्तेमाल टेरर ग्रुप्स करते हैं कई बार। क्योंकि जो ड्रग्स और स्मगलिंग का जो नेटवर्क होता है वो हमेशा एक ऑलरेडी उसकी एक मशीनरी होती है जो गवर्नमेंट में सर्टेन पोजीशन पे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनसे मिले जुले होते हैं। तो टेरर नेटवर्क उनका फायदा उठा रहे हैं। जब इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तब छिपाने वालों को वो रिस्क ज्यादा लगेगा, पकड़े जाने पर ज्यादा डर रहेगा, और टैक्स पे करके लीगल बिजनेस करना उन्हें आसान रास्ता दिखेगा। तो टेरर नेटवर्क के भी जो उनकी नजर है उससे भी इसको बचाया जा सकेगा। तो पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिले आने वाले दिन में से बहुत। शुक्रिया प्रभास जी अपना समय देने के लिए। इस पॉडकास्ट में हमने बात की यूएन के उस फैसले पर जिसमें गांजे को खतरनाक ड्रग्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और भारत ने इसके पक्ष में वोट किया। अब ये देखना है कि यूएन के इस फैसले के बाद भारत भांग या गांजे पर क्या रुख अपनाता है। लेकिन एक ज़रूरी जानकारी, फिलहाल देश में एनडीपीएस एक्ट के तहत कैनबिस को रखना, बेचना या यूज़ करना इलीगल है, अपराध है। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। एक बार फिर दोहराता हूँ, radio@aajtak.com। शुक्रिया। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।